ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डिस्पर्शन चैप्टर के एमसीक्यूज, राइट। हम कर रहे हैं डिस्पर्शन चैप्टर के एमसीक्यूज। सेंट्रल टेंडेंसी के सारे एमसीक्यू हमने कर लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर? कौन सा इसमें से रिलेटिव मेजर है? आपको ध्यान होगा एक दिन मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं एब्सोल्यूट मेजर और एक होते हैं रिलेटिव मेजर, राइट। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब जैसे मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, ये सारे मीन डेविएशन है, ये सब एब्सोल्यूट मेजर है, मतलब ये पर्टिकुलर एक मेजरमेंट है, ठीक है। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव मेजर वो होते हैं जो कंपैरिजन के काम आते हैं, राइट। अब कंपैरिजन मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन करने के लिए हमें निकालना पड़ता है कोफिशिएंट, क्योंकि सिंपल मेजरमेंट से तो क्या हो सकता है कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप बता सकते हैं बेस्ट कौन है, पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन करना है तो आपको कोफिशिएंट निकालना ही पड़ेगा। तो बताइए रिलेटिव मेजर क्या हुआ? तो सर यहाँ पे रिलेटिव मेजर हो जाएगा कोफिशिएंट। तो वो चाहे कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो, सारे जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो सारे रिलेटिव मेजर ही होते हैं। बताइए, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज होता है, क्या वो सेम होता है, क्या वो ज़्यादा होता है, क्या वो कम होता है, या नन ऑफ दी अबो? बहुत सिंपल सी बात है सर। मान लीजिए दो फिगर लिख लेते हैं अपन, कोई भी दो फिगर लिख लो जो आपको अच्छा लगे। मैं ले लेता हूँ x, ले लेता हूँ 2 10। चलो एक बार ये ले लो। एक बार इसका रेंज बताइए सबसे पहले। रेंज होता है h माइनस एल, राइट। तो सर h माइनस एल तो हो गया 10 माइनस 2, तो ये तो आ गया 8, तो रेंज तो 8 आ गई। पर इसी का अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो क्या आएगा? सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। चलो मीन भी निकाल देता हूं मैं एक बार, 6 आएगा मीन, राइट। और x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा सर, तो सर -4 -4 +4, राइट। डी स्क्वायर करना पड़ेगा सर, तो सर 16, तो एच डी आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट। पढ़ा हुआ है हमने, यस। तो सर 16 हो गया 32 अपॉन 2 का अंडर रूट। बताइए क्या एच डी 4 आ रहा है? यस। तो कभी भी ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते, ठीक है। जनरली ये क्या होता है, इसका हाफ होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेंज ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। किसके एस्पेक्ट में पूछा है? रेंज ज्यादा है या कम, ये पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेंज ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, और कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, टू मेजर द डेविएशन ऑफ ओपन एंड सीरीज द सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है? ओपन एंड सीरीज समझते हैं, जैसे होता ना अबो 50 लिख दिया, मतलब अबो 50 टाइप की सीरीज है। कोई क्वेश्चन होता है अबो 50, ठीक है, जैसे लिखा था अबो 10 20 30 40 50। अब अबो 50 है तो ये तो ओपन एंड है, पता नहीं ऊपर कितना है, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन के अंदर सबसे बेस्ट मेजरमेंट कौन सा रहेगा बताओ? तो सर बेस्ट मेजरमेंट इसमें क्या रहेगा बताइए? सर इसमें ऐसा मेजरमेंट बेस्ट रहेगा जो कि ऊपर वाली वैल्यू से इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। कैसे? मुझे बताइए, मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा क्या? बोलो हाँ या ना। या फिर x माइनस एम या x माइनस जेड, ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी मुझे x माइनस एक्स बार या फिर x माइनस ए करना पड़ेगा क्या?
हाँ, तो क्या इन सारे फॉर्मूले के अंदर x का इस्तेमाल हो रहा है? हो रहा है सर। तो इसका मतलब ये जो अबो वाला वैल्यू है ये इसमें कंसीडर हो रहा है। पर क्वार्टल डेविएशन निकालने के लिए मुझे चाहिए Q3 और Q1। क्या Q3 और Q1 निकालने के लिए हमें x का इस्तेमाल करना पड़ता है क्या? बताइए, Q3 और Q1 निकालने के लिए x का इस्तेमाल करना पड़ता है क्या? नहीं सर, उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो दोनों मिडिल में आ जाते हैं। ठीक है, Q1 यहाँ आ जाएगा और Q3 यहाँ आ जाएगा। अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए क्वार्टल डेविएशन बेस्ट रहेगा अगर हमारे पास ओपन एंड सीरीज है तो। ओके, डन। आगे आ जाइए सर, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, डिस्पर्सन में ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज, जो बड़ी वैल्यू से इफेक्ट होता है? बताओ, आप बताइए, ऐसा कौन सा है जो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है? डिस्पर्सन में अगर बात करें तो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होने वाला कौन सा मेजरमेंट है? बोलिए। तो सर रेंज होगा। आपको याद है डिस्पर्सन में सेंट्रल टेंडेंसी में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे हमारे पास ऑप्शन था एक तो रेंज और एक था मीन। ठीक है, तो हमने वहां पे कहा था कि मीन हो जाता है क्योंकि मीन में सब वैल्यू का टोटल होता है, पर यहाँ पे मीन है नहीं, तो यहाँ पे क्या डिफेक्ट होएगा? रेंज होगा। ओके ओके। द क्वार्टल डेविएशन इंक्लूड्स, क्वार्टल डेविएशन में क्या इंक्लूड होता है? लास्ट 50, मिडिल 50, फर्स्ट 50 या नन ऑफ दी अबो? ये जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी करवाया हुआ है। अब आप मुझे आंसर दीजिए फटाफट इसका। कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको ये करवाया हुआ है, साफ साफ लिखवाया हुआ है। यस, वेरी गुड। मिडिल 50 कैसे? हमने कहा कि सर हम करते हैं Q3 माइनस Q1। Q3 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 75% और Q1 का मतलब होता है 25%। इधर 25% बाकी रह जाता है और इधर भी 25% बाकी रह जाता है। इसका मतलब ये बीच के 50% को कंसिडर करता है, इसलिए इसको रेंज ऑफ मिडिल 50% भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे आ जाइए सर। आगे आ जाइए सर, आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग प्लस माइनस क्या होगा? बताइए जी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं x माइनस एम जब हम करते हैं, x माइनस एम जब हम करते हैं और मॉड्यूलस में करते हैं, x माइनस एम मतलब वैल्यू माइनस मीडियन जब हम करते हैं और साथ ही साथ में मॉड्यूलस में करते हैं, तो इनका जो टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा वो क्या होगा? बताइए, वो टोटल क्या होगा? जीरो होगा? नहीं, जीरो नहीं होता है। जीरो होता है जब मीन से कैलकुलेट करते हैं तो जीरो होता है। तो ये क्या होगा भैया? सर ये लीएस्ट होगा, ये कम से कम होगा। मेजरमेंट से जब भी आप निकालते हैं ना तो कम होता है, अज्यूम मीन से निकालते हैं तो ज़्यादा रहता है, राइट? तो ये हो जाएगा लीएस्ट हो जाएगा। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सर। द मेजर ऑफ वेरिएशन दैट इज लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। ऐसा कौन सा मेजर है जो सबसे कम इफेक्ट होता है? बताओ, ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो सबसे कम इफेक्ट होता है? पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इसका जवाब दे के गया हूं आपको। बताइए, ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो सबसे कम इफेक्ट होता है? बी बता रहे हैं भानु? यस सर, बी। मीन डेविएशन सबसे कम इफेक्ट होता है। ठीक है, मीन डेविएशन सबसे कम इफेक्ट होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो अपन सेंटर वैल्यू से मीडियन निकालते हैं, सेंटर वैल्यू से डिफरेंस निकालते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि जब हम ये वाला सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन, एक बार बताइए, सम ऑफ डेविएशन ऑफ मीडियन लीस्ट होता है, अभी पढ़ा हमने। और हमें पता है कि मीन डेविएशन हम किससे निकालते हैं? मीडियन से निकालते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसलिए मीन डेविएशन सबसे कम इफेक्ट होगा। आगे आ जाइए सर।
फॉर विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन प्लस माइनस इग्नोर, बता दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जिसमें आप प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं निकालते टाइम पे? बताओ क्या ऐसा करते हैं हम? डी जेड, डी एम, डी एक्स बार मॉड्यूलस में मीन डेविएशन में तो लेते हैं। यस, तो सर मीन डेविएशन ही एक ऐसा है जिसमें हम प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन, मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए जनरली डेविएशन किससे लेते हैं? अभी बता के गया हूं मैं आपको, बताइए। मीन डेविएशन निकालने के लिए डेविएशन किससे लेते हैं? सर मीडियन से लेते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मीडियन से लेते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमारी मीडियन रहता है मीन डेविएशन निकालने के लिए, राइट? यस, आगे आ जाइए सर। फॉर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? आपको मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे यहाँ पे, याद होगा आपको। क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 एच डी और एम डी इक्वल्स टू 4/5 एच डी। याद है क्या? बोलो, याद है? यस। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है? एम डी इक्वल्स टू 4/5 एच डी। तो आंसर हो जाएगा ए, एम डी इक्वल्स टू 4/5 एच डी। आगे आ जाइए। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी वैल्यूज को कवर कर लेता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको डिस्पर्सन की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, तब मैंने ऐसे बहुत सारी वैल्यू लिखी हुई दिखाई थी आपको बुक के अंदर। याद होगा आपको? अगर ध्यान है क्या? ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो पता है क्या? पता है किसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, ये ऐसे होता है बेल शेप, इसको बोलते हैं बेल शेप, घंटी के जैसा। इसको क्या बोलते हैं? बेल शेप बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मीन, मीडियन एंड मोड तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। और ये इक्वल हिस्सों में बटा हुआ रहता है, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, ये इस तरीके से बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से अगर अपन चलें तो इसमें ऐसे देखते हैं, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे चलता है। तो हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताइए, और इसकी वैल्यू होगी 99.73। इसकी वैल्यू होगी 99.73 आइटम। मतलब जब हम ये करते हैं तो ये 99.73 आइटम को कवर कर लेता है। ओके, बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। एक बार 11 नंबर तक बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। ग्राफिक मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्शन, डिस्पर्शन निकालने का कोई ग्राफिक मेथड है क्या? बिल्कुल है सर, लॉरेंज कर्व है ना। और वैसे भी इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि बच्चा भी बता देगा इसका जवाब क्या है। बताओ, मीन डेविएशन हमने पता है, क्वार्टाइल हमें पता है, रेंज हमें पता है, ग्राफिकल मेथड है कौन सा? एक ही तो है, लॉरेंज कर्व। और कौन सा है? राइट, तो सही आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंज कर्व। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है। सीवी का फॉर्मूला बताओ। बताओ जी, सीवी का फॉर्मूला क्या है? सीवी का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से ऑप्शन बोलिए। ईशा का जवाब आ गया, भानु। सीवी का फॉर्मूला बहुत आसान है। यस, ए है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये फॉर्मूला किसके लिए काम आता है भाई? एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। क्या काम आता है ये? अरे सर, एच डी निकालने के काम ही तो आता है। इतना आसान क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार इंटू 100 है। लो जी, सीवी का लिख दिया हमने, वेरिएंस का लिख दिया हमने, और स्टैंडर्ड डेविएशन का दे ही रखा है, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में
अभी लिखवा के गया हूँ मैं आपको, अभी ही लिखा के गया हूँ आपको, क्यू डी इक्वल्स टू 2/3 HD और एम डी इक्वल्स टू 4/5 HD। लिखवाया ना अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। यस। तो बताइए क्यू डी मतलब क्या होगा, क्या ए आंसर हो जाएगा? 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? ओके। बोलिए 15 तक कोई डाउट? बताते जाइए तो आगे आगे चलते जाते हैं। 15 तक कोई डाउट? नहीं है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। स्क्यूनेस में मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है आपको? एक तो था कार्ल पियर्सन का, पियर्सन के 2 फॉर्मूले थे। दूसरा था बाउले का फॉर्मूला और तीसरा था कैलीज का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये मीन, मीडियन और मोड पे डिपेंडेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये Q1, Q2 और Q3 पे डिपेंडेंट है। और ये जो फॉर्मूला है ये है P10, P90 पे डिपेंडेंट और P50 पे डिपेंडेंट, राइट? यस। हमें बोला गया है कि सर आपको मीन भी दे रखा है और मोड भी दे रखा है, बताओ जी कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या मीन माइनस मोड अपॉन एच डी, ऐसा था क्या? मीन माइनस मोड अपॉन एच डी, ये फॉर्मूला था। यस। तो मीन और मोड तो दे रखा है, हमें क्या चाहिए? एच डी। हो गया काम? बोलो जी, हो गया काम? यस। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको आता भी है। अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे हैं तो आपको आ जाएगा। बताइए, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 है तो आपके हिसाब से हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? बोलो भाई, अभी बता के गया हूं मैं थोड़ी देर पहले, अगर गौर करोगे तो आ जाएगा। ईशा कह रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और यस, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं। तो मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा कार्ल पियर्सन का तो स्क्यूनेस तो 0 ही आएगा क्योंकि बराबर है ये तो सब। तो यस, अगर हम बात कर रहे हैं कि स्क्यूनेस 0 है तो इसका मतलब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं, राइट? लॉजिक भी समझ लेना, क्योंकि इसमें मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं, दैट्स व्हाई। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज, बताओ जी कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट स्क्यूनेस जो होगा क्या वो बाउले के स्क्यूनेस से कम होगा, ज़्यादा होगा, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सर बताओ क्या लगता है, कम होगा, ज़्यादा होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ता भैया बाउले का स्क्यूनेस कैसा है, या फिर कुछ फिक्स है कि हाँ फर्क पड़ता है? सर क्या लगता है, जल्दी बोलो। सी, सी, ईसा भी कह रहे हैं सी, भानु भी कह रहे हैं सी, और यस बिल्कुल सर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाउले वाला, क्योंकि वो बेस्ड है क्वार्टाइल्स पे, दोनों बेस्ड ही अलग है ना, ये क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है और ये मीन, मीडियन और मोड पे बेस्ड है, तो दोनों चीज़ें ही बिल्कुल अलग हो गई, तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिव देन, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर मेरे हिसाब से बुक में गलत है, आप देख लेना जो भी है। एक बार मुझे बताइए हमारा फॉर्मूला क्या है? बाउले वाला जो हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट वाला, वो क्या फॉर्मूला है? सर वो फॉर्मूला ऐसा है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, ऐसा ही है क्या? एक बार बताओ, बाउले के कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है क्या वो ऐसा ही फॉर्मूला है?
यस, अपॉन Q3 माइनस Q1। अपॉन वाले को तो छोड़िए, एक बार अपन ऊपर ऊपर की बात करते हैं। अब ऊपर वाली फिगर में मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव लफड़ा क्या है, सुनिए ध्यान से। हम कहते हैं कि सर Q3 का मतलब 75%, Q1 का मतलब 25% और Q2 का मतलब 50%। इसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, मीडियन बोल सकते हैं, राइट। तो सर अगर 75% प्लस 25% में जोड़ता हूं तो होता है 100%, और 50% को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 100% होता है, राइट। तो अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं कोई विषमता नहीं है, कोई स्क्यूनेस नहीं है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड है, राइट। अब हमें बोला है कि नेगेटिव स्क्यू कब होगा, जाहिर सी बात है कि जब Q3 प्लस Q1 ज्यादा होगा, किससे, 2Q2 से। ऐसा बोल सकता हूं कि सर जब Q3 प्लस Q1 जो होगा, ठीक है, ठीक है, वो सॉरी कम होगा 2Q2 से, तभी तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब Q3 प्लस Q1 कम होगा 2Q2 से, तब नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना, यस। तो आंसर होगा ये। कौन सा ऑप्शन है देख लो, क्या सी ऑप्शन आ रहा है क्या, बोलो भाई। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी, तभी तो नेगेटिव आएगा, वरना तो पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो, इज दैट क्लियर, यस। तो सर ये इसलिए नेगेटिव आएगा। बोलिए, यहां तक कोई डाउट, पहले 19 तक कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इस और इसमें भी बुक का आंसर गलत दे रखा है, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा है सर कि मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों वैल्यू है। अब हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब हमने ये कहा कि यहाँ तो ये बराबर होते हैं, पर अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, एक तरफ झुक रहा है ना, तो उस केस में ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो क्या होगा सर, तो सर ऐसा होगा कि मीन छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा मोड से, ठीक है। मीन छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा मोड से, तब उसे हम नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखिए क्या इनमें कोई आंसर मैच हो रहा है आपका, बताइए। मोड सबसे बड़ा हो, मीडियन उससे छोटा हो और ये उससे छोटा हो, क्या ऐसा कोई आंसर मैच हो रहा है, आंसर इज नो। तो सर यहाँ पे आ जाएगा नन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आंसर नहीं है, ठीक है, ओके। इसको मैं एक बात से साबित भी करता हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा, एक बात से मैं इसको प्रूव भी करता हूं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला बताना एक बार, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्या मीन माइनस मोड था क्या, चेक करना, बताना, क्या मीन माइनस मोड है क्या कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, यस। तो मीन माइनस मोड नेगेटिव कब आएगा बताओ, जब मीन छोटा होगा या मोड छोटा होगा, ये नेगेटिव कब आएगा, सर जाहिर सी बात है कि जब मीन मोड से छोटा होगा, जब मीन जो होगा वो मोड से छोटा होगा तब। तो सर हमने बोला कि मीन सबसे छोटा, मोड उससे बड़ा, ये पहली बात वेरीफाई होती है, बताइए।
फर्स्ट ऑप्शन ये वेरीफाई होता है। यस। कार्ल पियर्सन का दूसरा फॉर्मूला क्या है स्क्यूनेस का, ये बताओ। 3x बार माइनस m, ऐसा है क्या? बोलो भाई, ऐसा है क्या? यस। तो इसमें भी नेगेटिव कब आएगा? जब मीन छोटा होगा m से। तो इसलिए हमने कहा कि मीन m से भी छोटा है, ध्यान से समझिए। तो कुल मिला के बात हो गई, मीन सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मोड उससे बड़ा, तब जाके नेगेटिवली स्क्यूड बात आएगी, राइट। तो इसलिए वो तो ऑप्शन है ही नहीं सर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो कोई साइन लगने में गड़बड़ हुई है इनसे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया नन। ओके, हमने क्या आंसर दे दिया? नन, कि सर इनमें से कोई नहीं। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 21। ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में ये पहला क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे ये 21 नंबर पे दिया गया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन से एवरेज है। तो हमने वहीं पे बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट मेजर है और डिस्पर्सन जो है वो सेकंड मेजर है। तो बताइए डिस्पर्सन कौन सा मेजर है? सेकंड मेजर है, क्योंकि पहले सेंट्रल टेंडेंसी निकलता है, फिर उसकी मदद से डिस्पर्शन निकलता है, तो इसलिए डिस्पर्सन को सेकंड ऑर्डर का एवरेज बोला जाता है। ओके। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम माइनस मिनिमम, क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम को क्या बोलते हैं? सर पूछने वाली बात थोड़ी है, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, क्योंकि रेंज का ही मतलब होता है h माइनस एल। ओके, ठीक है। डिस्पर्सन के चैप्टर में सबसे फास्ट कौन सी कैलकुलेशन होती है बताओ? विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज क्विकेस्ट टू कंप्यूट? सबसे फास्ट निकालना क्या है? HD, QD, MD या रेंज? अरे सर सिंपल सी बात है, रेंज, क्योंकि वहां पे क्या करना होता है? h माइनस एल, बात खत्म, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। सर जब दो नंबर का हम रेंज निकालेंगे, किसी भी दो नंबर की रेंज निकालेंगे, तो वो HD के क्या रेशियो में रहेगी? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रैक्टिकली करवा के गया हूं, बताइए। रेंज जो है वो HD से क्या रिलेशन है उसका? अभी थोड़ी देर पहले करा के गया हूं सर, 2 गुना होता है। अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें रेंज आ रही थी 8 और जब HD आ रहा था 4। तो जवाब क्या हो गया सर? जवाब ये हो गया कि ये हमेशा क्या होता है? क्या होता है भाई? हमेशा हाफ होता है। बेसिकली क्या होता है? हाफ होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एज द सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे सैंपल की साइज इंक्रीज होगी, रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ जी, सैंपल साइज इंक्रीज होने पे रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो इसमें भी बुक का आंसर गलत है, बुक में जो आंसर दे रखा है ना वो गलत है। कैसे समझना? पहले तो ये समझिए सैंपल साइज क्या होता है। सैंपल साइज क्या होता है? तो मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास का मैंने एक टेस्ट लिया। टेस्ट कितने नंबर का था? 10 मार्क्स का टेस्ट था, राइट? 10 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है। अब 10 मार्क्स का टेस्ट था तो मिनिमम वैल्यू कितनी थी बताओ? लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी? 0। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 10। बोलो हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब रेंज आएगी मेरी 10। अब अगर 20 बच्चों ने एग्जाम दिया, 20 बच्चों ने टेस्ट दिया, 20 स्टूडेंट ने, तो मेरी सैंपल साइज कितनी है? 20 स्टूडेंट की सैंपल साइज है, राइट? सैंपल साइज कितनी है? 20 स्टूडेंट की सैंपल साइज है मेरी। ओके, अगर इसके जगह मैं 40 बच्चे कर दूं कि नहीं सैंपल साइज बढ़ाओ, 40 बच्चे करो, तो क्या मेरा रेंज बदल जाएगा? नहीं सर। अगर मैं और सैंपल बढ़ा दूं कि सर 100 बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो क्या मेरा रेंज बदल जाएगा? नहीं सर, वैल्यू से चलता है रेंज।
सैंपल साइज से नहीं चलता। आप 10 लोगों का डेटा लो, 50 लोगों का डेटा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू से फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सैंपल साइज इंक्रीज भी हुई तो रेंज सेम रहेगा। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो बेटा एक बार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इफ ईच आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 10, अगर हर आइटम को 10 से रिड्यूस कर दिया जाए तो बताइए रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो जी, रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हर आइटम में 10 लेस कर दिया जाए तो रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर इज अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगा सर। इसके दो लॉजिक है। पहला, हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्पर्सन जो होते हैं वो चेंज इन ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होते हैं। इट मींस प्लस माइनस करने में उन पे फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ा हुआ है कि हर आइटम में अगर कॉमन वैल्यू जोड़ें तो रेंज में नहीं, मीन डेविएशन एचडी किसी में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर आइटम में कॉमन वैल्यू घटाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। पहला लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि सर अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ये, ठीक है, अब अगर इसमें से भी 10 कम हो जाते हैं और इसमें से भी 10 कम हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगेन इन दोनों के बीच की दूरी तो उतनी रहेगी, ये दोनों का डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना। इसमें से भी कम हो गए 10, उसमें से भी कम हो गए। सपोज ये 100 था और ये 20 था तो रेंज कितनी थी? 80 थी। इसमें से भी 10 कम कर दो, 90 हो गया। इसमें से भी 10 कम कर दो, 10 हो गया। अभी भी रेंज कितनी है? 80 है। तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा है अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, आपको रेंज बताना है। अगेन रेंज बहुत आसान है, h माइनस एल। हाइएस्ट वैल्यू क्या है? 70। लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो आंसर कितना आ गया? 68। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 28। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। तो सबसे पहले तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? सर h माइनस एल अपॉन h प्लस एल, यही है। यस। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू है 95 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 55। तो 95 माइनस 55, 95 प्लस 55 कितना बचता है? 40। और ऊपर आता है ये आता है 150। करके बताना एक बार कितना आता है। इनको परसेंटेज में डिनोट किया जा सकता है। मैंने एक दिन बताया था कि जितने भी सीवी होते हैं, कोफिशिएंट जितने भी होते हैं, उन सबको परसेंटेज में डिनोट किया जा सकता है। तो आपका आ रहा है 0.267। तो जाहिर सी बात है ये आपका जवाब हो गया। 26.67% ऐसा भी बोला जा सकता है। समझ गए? यस। ओके, आगे देखते हैं सर, आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस इन रुपीज। 8 वर्कर की वेजेस दे रखी है आपको पैसों के अंदर। आपको रेंज और कोफिशिएंट बताना है। क्या मुझे दोनों चीजें निकालनी चाहिए या एक निकालने से मेरा काम हो जाएगा? बताओ। दोनों निकालनी पड़ेगी या एक से काम हो जाएगा? सर एक से काम हो जाएगा, क्योंकि हर ऑप्शन में रेंज अलग अलग दे रखी है। तो जिसकी मेरी रेंज मैच हो जाएगी वही मेरा आंसर है, बात खत्म। तो h माइनस एल करो सीधा। h है 96 जबकि l है 50। तो आंसर आ गया 46। अब ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसमें रेंज 46 है, तो कोफिशिएंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी को आंसर दे दो, राइट? बोलिए जी, कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है कोई डाउट? चलिए, तो नहीं है तो अच्छी बात है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इफ आर एक्स एंड आर वाई डिनोट रेंज ऑफ एक्स और रेंज ऑफ वाई। क्या डिनोट कर रहे हैं? रेंज ऑफ एक्स और रेंज ऑफ वाई को डिनोट कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। तो आर और वाई, एक्स और वाई जो रिलेटेड है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। लॉजिक मैंने आपको इसका ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो पहले आप आंसर बताइए फिर मैं आपको जवाब देता हूं। बोलिए आपके हिसाब से क्या आंसर है, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। सी, ओके। और बोलिए। जब मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा रहा था तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको ये कहा था कि सर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ऐसी इक्वेशन तो ध्यान रखिएगा सेंट्रल टेंडेंसी में तो हमें पूरी इक्वेशन एज इट इज सोल्व कर देनी है, जबकि डिस्पर्शन निकालते टाइम पे इस प्लस माइनस वाली फिगर को इग्नोर कर देना है, क्योंकि वही अगेन लॉजिक है कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल इनसे इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये चेंज इन ओरिजिन और स्केल से इफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये जो प्लस वाली फिगर है ना इसको छोड़ दीजिए, ठीक है सर, इसको छोड़ देते हैं। अब अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर एक्स डिनोट करता है एक्स को, तो आर एक्स की जगह तो आ जाएगा 3RX, चलेगा? बताना एक बार। 3x की जगह, x की जगह मैं चेंज कर रहा हूं rx से, तो मैं 3RX लिख दूं, और 2 की जगह 2 के साथ y की जगह मैं लिख देता हूं ry। बताना एक बार, सही है क्या? x की जगह मैंने लिखा rx और y की जगह लिखा मैंने ry, बस हो गया काम। तो आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इफ द रेंज ऑफ x इज 2, अगर रेंज x का 2 है तो बताओ रेंज ऑफ 3x प्लस 50 कितना होगा? ये भी सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन करके आए हैं, सेम उसी का लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने अगेन अभी कहा कि डिस्पर्सन में ऐसी कोई भी इक्वेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो प्लस वाली फिगर को भूल जाइए, सिर्फ x और y को ही सोल्व करना है, सिर्फ x और y को ही सोल्व करना है। तो x की रेंज अगर 2 है तो y इक्वल्स टू 3x, तो सर y इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 6। बोलो आगे बात सुनना। बोलो बोलो। डन। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है फटाफट देखिए। क्वार्टल डिवीजन इज कॉल्ड, क्वार्टल डिवीजन को क्या बोलते हैं बताओ? क्वार्टल डिवीजन को क्या बोलते हैं? क्वार्टल डिवीजन को क्या बोलते हैं भाई? ए, सेमी इंटर क्वार्टल रेंज, यस, इसको बोलते हैं सर ए सेमी इंटर क्वार्टल रेंज, क्योंकि ये हाफ होता है। एक बार फॉर्मूला बता देना। क्वार्टल डिवीजन का मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, यही होता है क्या? क्वार्टल डिवीजन का फॉर्मूला यही होता है, यस। जबकि इंटर क्वार्टल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, राइट। तो सेमी इंटर क्वार्टल का फॉर्मूला भी सेम होता है, सेमी इंटर, और इसके अंदर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए हम इसे सेमी इंटर क्वार्टल बोल सकते हैं या हाफ बोल सकते हैं, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वार्टल डिवीजन इज बेस्ड ऑन द, बताइए किस पे बेस्ड होता है? अभी तो पढ़ा था। क्वार्टल डिवीजन किस पे बेस्ड होता है? अभी तो पढ़ा था, यस सर, मिडिल 50 पे होता है। ये तो बीच के 50% पे होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34।
द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल आर यूज्ड टू डिफाइन, बताइए जी, लोअर और अपर क्वार्टाइल मतलब कि Q3 और Q1 का इस्तेमाल कौन से मेजरमेंट के लिए किया जाता है? HD में इनका कोई लेना देना नहीं है। QD निकालने के लिए इनको काम में लिया जा सकता है। HD में जब लेना देना नहीं है तो बोथ वाला ऑप्शन तो गलत हो गया और नन का ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा सर, क्वार्टाइल डिवीजन निकालने के लिए लोअर और अपर क्वार्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35? देखिए, QD ऑफ द डेटा, बस सिर्फ क्वार्टाइल डिवीजन बताना है, सिर्फ क्वार्टाइल डिवीजन बताना है। क्या ये क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सेट है? हाँ, तो कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल्स टू 8 है। अब अगर मुझे QD चाहिए, क्वार्टाइल डिवीजन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। n प्लस 1/4, तो 8 प्लस 1/4, तो आंसर आएगा 2.25। अब 2.25 टर्म को निकालो तो वैल्यू कितनी आती है सर? तो सर सेकेंड टर्म तो पूरा ले लेते हैं 3, और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस का 0.25 ले लेते हैं, तो ये आ जाता है सर 2, और 2 का 0.5 3.5। चेक करो भाई, Q1 3.5 आ रहा है, कई बार चेक करना। यस, Q3 की बात करें तो 3n प्लस 1/4 आता है, तो सर ये हो गया 3 8 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हो गया 9 27। 6.75 आ रहा है क्या? देखना एक बार, 6.75 आ रहा है क्या? यस, 6.75 टर्म निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 11 तो पूरा आ जाएगा, प्लस 0.75 ऑफ 13 माइनस 11, तो सर ये आ जाएगा 11 1.5, तो आंसर इज 12.5, राइट? ओके, तो 12.5 में से कम कर दीजिए आप 3.5, कितना आ रहा है? अपॉन 2, देखो 4.5 आ रहा है क्या? देखना एक बार, 4.5 आंसर आ रहा है क्या? चेक करिए एक बार। क्वार्टल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो आंसर आ गया 4.5। इज दैट क्लियर? बताइए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।